नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संवाद में आज चर्चा उस बात की जिस पर दिन भर में राजनीति चलती रही, क्योंकि राहुल गांधी ने एक लेख लिखा और उस लेख में जनमत की चोरी का आरोप सरकार पर लगाया और ये आरोप सीधे तौर पर चुनाव आयोग के सहारे था। यानी उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया और सरकार पर न केवल जनमत चोरी का आरोप लगाया, बल्कि ये भी माना कि आगे चुनाव में यानी बिहार में भी इस तरह की हालत हो सकती है। तो बिहार में कांग्रेस की हालत क्या होगी, इसका पहले से ही राहुल गांधी शायद अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोई पहलवान अखाड़े में अगर हार का डर होता है तो उतरने से पहले ही बहुत सारे बहाने बनाने लगता है। कुछ इसी तरह की हालत राहुल गांधी की दिख रही है, क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाए थे, इन आरोपों का विस्तृत तौर पर चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के बाद ही पॉइंट दर पॉइंट जवाब दे चुका था। लेकिन राहुल गांधी ने इतने दिन बाद फिर से उसी सवाल पर वापस लौटकर आरोप लगाने की कोशिश की। तो इस पर हम लोग पहले जाएंगे। मैं इस पर दिन में हल्का कर चुका था, फिर भी इसके बावजूद चूंकि ये स्टोरी आगे बढ़ी, यानी राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने उनके एक एक आरोप को दोबारा वापस पूरी तरह जवाब दिया और इन पूरे आरोपों को हास्यास्पद करार दिया। आयोग ने कहा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची पर लगाए गए आरोप कानून के शासन का अपमान है। ऐसे आरोप चुनाव प्रक्रिया में लगे हजारों कर्मचारी और पार्टी प्रतिनिधियों का मनोबल तोड़ते हैं। यानी ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव एजेंट खड़े किए थे, या जो महाविकास आघाड़ी थे उनकी पार्टी के प्रतिनिधि भी हर एक मतदान बूथ पर पार्टी के एजेंट बनते हैं। यानी वो जो पार्टी के सहयोग मदद करते हैं और हर एक वोट को चेक किया जाता है, बाकायदा हर पार्टी के एजेंट वो चेक करते हैं और उसी के बाद उसको सील किया जाता है। जो भी चुनाव प्रक्रिया के बारे में सबसे आम जनता है जो सब जानती है इस आम जानकारी के बारे में। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को इन मुद्दों पर पार्टी को जो जवाब दिया था वो आज भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये तमाम जवाब के बाद राहुल गांधी रुके नहीं, उन्होंने फिर जवाब दिया। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया को गोलमोल और बिना हस्ताक्षर के नोट बताया। उन्होंने दो प्रमुख मांगे रखी, मुझे लगा उनको याद आ गया होगा महात्मा गांधी जी का, किसी ने आधा बताया होगा पोस्ट डेटेड चेक वाली कहानी उनको उस तरह की, तो इसीलिए उन्होंने उसे बिना हस्ताक्षर के नोट के तौर पर रखा। उन्होंने दो प्रमुख मांगे रखी कि डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची, उन्होंने सभी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र की हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मांग की, महाराष्ट्र मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद की फुटेज जारी करने की मांग की। इस पर चुनावी प्रतिक्रिया, चूंकि आपको मालूम है कि इसके बाद राजनीति गर्म होनी थी, बीजेपी नेता मालवीय ने राहुल गांधी के आरोपों को जॉर्ज सोरोस की रणनीति कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस चुनाव हारने के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं में अविश्वास फैलाने की कोशिश कर रही। चूंकि महाराष्ट्र पर यह सवाल था, लिहाजा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पर पीछे नहीं थे और वो चूक भी नहीं रहे थे। उन्होंने उस पर हमला किया, राहुल गांधी पर जो है उनके एक आइडिया पर, कहा कि ये मतदाताओं का अपमान है क्योंकि कांग्रेस जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। यानी कांग्रेस जमीनी हकीकत से कट चुकी है, लिहाजा उसके नेता इस तरह के आरोप लगाकर अपने आप को बचाने के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। टीएमसी के कुणाल घोष ने इनका समर्थन किया और कहा कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में भी गड़बड़ी की उम्मीद है। बंगाल आप समझ रहे होंगे कि जहां सबसे ज्यादा मतदाताओं में डर रहता है, वहां टीएमसी के एजेंट्स के सामने दूसरी पार्टियों को एजेंट्स भी नहीं मिलते, वहां भी पहले से लॉबिंग शुरू हो गई। आखिर ये एक महत्वपूर्ण बहस है, मुझे लगता है कि ये आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हो गई। अब मैं अगर इस पर आपसे कहूं कि ये क्यों ऐसा है, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बिहार से पहले ये चुनाव राहुल गांधी क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं इस पर मुझे लगता है कि हमको बिहार की तरफ जाना होगा, बिहार की तमाम चीज़ें समझनी होंगी कि क्यों राहुल गांधी चोरी का आरोप पहले से लगा रहे हैं। और आगामी उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी रणनीति आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनाई जा सकती है।
राजनीतिक विश्लेषकों ने अगर बातचीत की जाए तो उनको लगता है विपक्षी नेता अक्सर चुनाव से पहले संभावित अनियमितताओं की तरफ इसलिए इशारा करते हैं कि यदि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं हुए तो वो अपने मतदाताओं के लिए एक नैरेटिव पहले से स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद उनके तमाम समर्थक उसी नैरेटिव के इर्द गिर्द उस चुनावी हार को मानने से इनकार करते रहते हैं। इसी रणनीति को राहुल गांधी के बयान में ये माना जा रहा है कि यही रणनीति है, क्योंकि वो राहुल गांधी इस समय जो एनडीए के गठबंधन है उनकी मजबूत जो एक दूसरे के साथ अभी सिमेट्री दिख रही है और इसके मुकाबले जितना ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी का एक क्षरण वहां हुआ है और साथ में आरजेडी के साथ अभी सीट शेयरिंग पर कोई बहुत अपमानजनक समझौता न करने की स्थिति में राहुल गांधी पहले से कर रहे हैं। तो यह देखना होगा कि आखिर बिहार विधानसभा में पिछली बार कांग्रेस की क्या स्थिति रही थी। अगर हम लोग इसको देखें कि राहुल गांधी के इस डर के पीछे क्या है। राहुल गांधी जो बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव है, कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 19 सीट जीती थी, यानी कांग्रेस की वोट का जो शेयर था अगर उसको देखें तो महज 6.09% के साथ कांग्रेस पिछले बिहार चुनाव में थी। कांग्रेस चूंकि आरजेडी के गठबंधन और वाम दलों के साथ थी, लिहाजा उसको ये 19 सीटें मिली थी और उसमें गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन ही पिछली बार पूरे महागठबंधन की हार का बड़ा कारण माना गया था। तो कांग्रेस को इस बार 70 सीटें चुनाव में लड़ने के लिए क्या वो देंगे तेजस्वी, इसी पर कांग्रेस अपना पूरा गणित बैठा रही है। उससे पहले वो एक अगर उसको अकेला, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, तेजस्वी चूंकि तेजस्वी थोड़ा उदार पिछले चुनाव में दिखाई दिए थे, लेकिन इस बार वो हार्ड बार्गेनिंग करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये मौका उनके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। आगे 5 साल में गंगा में कितना पानी बह जाएगा उसका उनको मालूम नहीं है। लिहाजा अगर हम और इसी को अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसका रिजल्ट कांग्रेस का देखना चाहते हैं तो कुल सीटें बिहार में 40 थी, कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी और वोट शेयर उसका वहां भी 6.09 था। और कांग्रेस ने चूंकि इसमें भाजपा और जेडीयू ने ज्यादातर सीटें जीत ली, कांग्रेस के लिए यह बेहद निराशाजनक चुनाव था। कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी, स्थानीय नेतृत्व उनके पास है नहीं। कन्हैया को उन्होंने कोशिश की, कई बार उठाने की कोशिश की, लेकिन कन्हैया वहां कोई चमत्कार दिखाने की स्थिति में नहीं है। और दूसरा क्या है, कन्हैया के साथ आरजेडी लीडरशिप का सीधा विरोध है, तो गठबंधन में वो द्वितीयक भूमिका है और जिससे पार्टी की पहचान पूरे बिहार में धुंधली पड़ती जा रही है। युवा मतदाता पार्टी के साथ जुड़ नहीं रहा है, जो ये कमजोरी है। आगामी चुनाव में संभावनाएं सिर्फ यही है कि वो गठबंधन राजनीति में अगर आते हैं तो वो कुछ सीटें जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर एआईएमआईएम के साथ भी ये कहा जा रहा है कि बिहार गठबंधन में जिस तरह से एआईएमआईएम शामिल होना चाहते हैं उसके बाद कांग्रेस की सीटें और कम हो जाएंगी और एमआईएम को तेजस्वी कुछ ज्यादा अधिमान ना दे, इसके लिए भी मुझे लगता है कांग्रेस के लिए दिक्कत होगी और इसीलिए कांग्रेस इस तरह की तमाम चीजें करना चाहती है। अगर मैं कांग्रेस की जो यहां ताकत के तौर पर लोग बिहार में बात करते हैं तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक उसका इतिहास है जिसका अब कोई वर्तमान नहीं दिखाई दे रहा और भविष्य थोड़ा धुंधला है। महागठबंधन का हिस्सा होने के नाते वो एक कोशिश कर सकते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष को जो उन्होंने बनाया है, दलित हैं राजेश कुमार, उनकी ये कोशिश है कि कांग्रेस वापस दलित वोटों को अपनी तरफ खींच पाए। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए परेशानी है और इसीलिए कांग्रेस उन तमाम जगह, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को जिन सीटों पर वो कोशिश कर रही है उसमें सीमांचल क्षेत्र है, कोसी बेल्ट और शहरी केंद्र, क्योंकि दलित और पिछड़े प्रभाव वालों में उसको ज़रूरत है कि वो कुछ ताकत दिखाए, लेकिन अभी वो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर हम लोग 2024 के चुनाव का विश्लेषण भी कर लेते हैं, बिहार में वही 40 सीटों में से कांग्रेस ने 9 सीटें लड़ी थी और 3 सीटें जीती थी, यानी अगर 2019 से 2024 के में उसके अंदर थोड़ा जान पड़ती हुई दिखाई दी थी और वही कारण है कि राहुल गांधी को लगता है कि इस बार वो ज़्यादा, और उनके पास जो सीटें किशनगंज, कटिहार और सासाराम, ये 3 सीटें थी। लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो पिछली बार 6.09 था, याद कीजिए वो इस बार सिर्फ 3.41% रह गया था, यानी 24 में वो और जमीन पर चली आई और यही वो डर है जो मुझे लगता है कि वो जो है कांग्रेस को इस वक्त पहले से ही अपनी
जो लामबंदी है वो करने को मजबूर कर रहा है। कटिहार से तारिक अनवर, सासाराम से मनोज राम और किशनगंज से मोहम्मद जावेद ने जीत की थी। ये कांग्रेस का, चूंकि किशनगंज पारंपरिक गढ़ रही है, मुस्लिम आबादी का प्रभाव है और मोहम्मद जावेद दूसरी बार वहां से जीते हैं। तारिक अनवर जो कांग्रेस के बहुत दिन से हार के कगार पर रहते थे, हारते थे, उन्होंने मुस्लिम और पिछड़े वर्गीय आबादी के चलते ये सीट जीती है। लेकिन कांग्रेस अपने आप में कोई भी वहाँ मुझे नहीं लगता कि वो इस पूरे मामले में कहीं कोई जीत की उम्मीद की तरफ जा रही है। इसीलिए ये जो एक मुझे लगता है, मैंने इसीलिए इसमें अपना जो हेडिंग आप लोगों के लिए बनाया, उसमें मैंने यही माना कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से हार से पहले अपनी हार स्वीकार कर रही है, क्योंकि कोई भी इस तरह से नहीं कहता कि इस चुनाव का ये जो धोखा है इसको आगे भी वो कर सकते हैं। एक बड़ी चर्चा जो है, मैं अब सेकंड खबर की तरफ बढ़ता हूं, जो मुझे लगता है कि विश्लेषण करने की ज़रूरत है, वो है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आपस में मिल रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में इस पर चर्चा शुरू होगी। हालांकि अभी महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं है, चुनाव हो चुका, महाविकास आघाड़ी बुरी तरह से हारी 2024 में। मैं उसका चूंकि हम लोग इस विश्लेषण पे जाएं, पहले उस रिजल्ट के बारे में पढ़ देते हैं। चूंकि 288 में से 235 सीटें जीती महायुति गठबंधन ने बीजेपी के, और ये बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी केवल 50 सीटों पर सिमटी। अगर हम सीटों के पूरे डिटेल्स के पास जाते हैं तो एनडीए में बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। 149 सीट पर वो चुनाव लड़ी थी, 132 सीटें जीती हैं, यानी बीजेपी अपने दम से ही काफ़ी ताकतवर सीट पर थी और लगभग बहुमत के करीब पहुंच रही थी। शिवसेना एकनाथ शिंदे, उन्होंने 57 सीटें जीती, 81 सीटों पर लड़े, यानी बेहतरीन लड़ाई लड़ी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के थे, 41 सीटें जीती, 59 सीटों पर लड़े थे, यानी 82% स्ट्राइक रेट के साथ इस बार महायुति गठबंधन ने वो किया। महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन क्या था? कांग्रेस 16 सीटें जीती, 102 सीटों पर लड़ी थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे 20 जीते, लेकिन 92 सीटों पर लड़े थे। शरद पवार 86 पर लड़े थे और 10 जीते, यानी 17% के स्ट्राइक रेट के साथ ही वहां ये था। अब अगर हम लोग देखें कि इसमें गठबंधन की इनको जरूरत क्या पड़ रही है, उद्धव ठाकरे ने यानी शिवसेना ने जो 20 सीटें जीती थी, मुंबई, ठाणे और नासिक में अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन उसका राज्य का प्रभाव सीमित हो गया था। उसी तरह से राज ठाकरे एमएनएस ने कोई चुनाव में सीट नहीं जीती थी और वो बीजेपी यानी महायुति गठबंधन में अलग अलग जगह आक्रामक हिंदूवादी छवि और मराठी स्मृतियों पर वो लड़ाई लड़ रहे थे। अब उनको जो है इस पूरे चुनाव में अगर अब देखते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों ऐसा माना जा रहा है कि ये जो दोनों मिल जाएंगे तो उससे कोई स्थिति ठीक हो जाएगी, और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये अगर राज ठाकरे और उसके बीच में इसको एक अहम पड़ाव माना जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे तो दोनों ही अपनी मुझे लगता है अपनी अपनी भूमिका खो चुके, लेकिन शायद उद्धव ठाकरे वापसी चाहते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर वापसी चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस राजनीतिक रास्ते पर वो चल रहे हैं उस खेल में एनसीपी और कांग्रेस पहले से ही काफ़ी ताकत के साथ मौजूद है, और एआईएमआईएम भी उनकी इस यात्रा को कहीं कट शॉर्ट कर सकती है। मुस्लिमों का समर्थन उनको सिर्फ तभी तक मिलता है जब तक कि वो महाविकास आघाड़ी के उसमें खेमे में रहते हैं, यानी उनको हर मांग माननी पड़ेगी। इसीलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मिलन के लिए कोशिश की, क्योंकि राज ठाकरे ने 2025 अप्रैल में यानी पिछले महीने उन्होंने एक साक्षात्कार दिया और उसमें कहा कि उनके और उद्धव ठाकरे के बीच मतभेद महाराष्ट्र के हित से बड़े नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आखिर महाराष्ट्र के हित क्या हैं जो इन दोनों भाइयों के मिलने से पूरे होते हैं, यानी अलग अलग इतने दिन तक थे, उनको क्या महाराष्ट्र के हितों की याद नहीं आई थी। लेकिन इस पर अलग बात है। उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई तो उसके बाद शिवसेना जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी का नाम हो गया, उन्होंने संजय राउत ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने चूंकि सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी उस पर। अब ये माना जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है, मतलब इस तरह की ये ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। तो हिंदुत्व की ओर वापसी उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ा नहीं है, भाजपा की सड़ी हुई हिंदुत्व संस्करण को
अस्वीकार किया है। तो राज ठाकरे मन से भी हिंदुत्व की राजनीति में सक्रिय रही है। आपने देखा होगा उन्होंने किस तरह से जो मस्जिदों पर लगे हुए स्पीकर के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छोड़ने की बात की थी। ये तक कहा था कि अगर सरकार नहीं उतारती है तो उनके कार्यकर्ता उतार देंगे। तो वो दोनों पार्टियां, उनको लग रहा है कि वापस हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर वो खड़ी होती हैं तो वो जो पारिवारिक विरासत एकनाथ शिंदे लेके जा चुके हैं, शायद उसको घर में लाया जा सके। दोनों शायद मुझे लगता है अपनी अगली पीढ़ी की भी जरूरत महसूस कर रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि चूंकि दूसरे दल के पास तो कोई सीट नहीं है और एक दल के पास 20 है, तो वो मराठी पुनरुत्थान का सपना देख रहे हैं। उनको लगता है कि मूल आधार मराठी मानुष की अस्मिता रही है और मराठी मानुषों में उन दोनों की लड़ाई से इस अस्मिता को नुकसान पहुंचा है। तो लिहाजा वो दोनों मिलके इसको केंद्र में लाना चाहते हैं और एक क्षेत्रीय राजनीति में अपने आप को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि भाजपा को रोकने और मतलब चूंकि दोनों पार्टियां जो विपक्षी है, महाविकास अघाड़ी और एनसीपी, अगर आप सुप्रिया सुले का बयान देखें तो उनको लगता है कि ये बेहतर हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केवल हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के लिए ये इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके लिए ये कहा जा सकता है कि वो उद्धव ठाकरे ये मान चुके हैं कि वो बहुत प्रभावशाली वक्ता नहीं है। उनकी पार्टी को जिस तरह से बाला साहब ठाकरे को यह माना जाता था कि वो बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही लोगों के अंदर छूने वाला भाषण दिया करते थे, और उस कला को विरासत में राज ठाकरे ने पाया है। उद्धव ठाकरे ये जरूर हो सकता है कि वो टेबल की राजनीति कर सकें, लेकिन जिस तरह वो राजनीति में उन्होंने कोशिश की थी कि बाला साहब ठाकरे की तरह वो बयान दे सकें, वो उस तरह से करते हुए नहीं दिखे। उन्होंने एक बार गठबंधन तोड़कर अपने लिए मुख्यमंत्री पद जरूर हासिल किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उनको कोई वो, तो यही बात उनको मुझे लगता है कि मजबूर कर रही है कि वो वापस उनको चुनाव में राज ठाकरे को वापस ले आएं और अगले चुनाव के लिए तैयारी करें, क्योंकि अभी उनके पास बहुत समय है। अगर हम ये कहें कि 4 साल 4.5 साल का समय उनके पास बचा हुआ है, और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो भी 29 में होने हैं, तो वो उसकी तैयारी मुझे लगता है कुछ कर रहे हैं। और यूबीटी में अब जनाधार को वापस करने की कोशिश है। मुंबई में ठाणे, कोंकण, मराठवाड़ा के कुल इलाकों में, खासकर जो मतदाताओं में मराठी बहुल इलाकों में, वो उनका कोई प्रभाव बचा हुआ है। उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए उनको एक वक्ता चाहिए, ना तो खुद उद्धव ठाकरे और ना ही उनके बेटे। दोनों में ही उस तरह की वक्तव्य कला नहीं दिखाई देती जो कभी बाला साहब ठाकरे में हुआ करती थी। और राज ठाकरे भाषण बहुत अच्छा देते हैं, उनके पास भीड़ बहुत जुटती है, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं होती। यानी दोनों भाइयों के पास थोड़ा थोड़ा कुछ बच गया, उसको जोड़कर वो एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो देखना होगा कि अच्छा, उद्धव की छवि सौम्य नेता की है, समावेशी का, तो वो अल्पसंख्यक वोटर में उनका प्रभाव वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अल्पसंख्यक वोटर्स उनको उनके स्वभाव की वजह से मिला है। वो इसलिए मिला है क्योंकि वो बीजेपी को हराने में विपक्षियों का साथ दे रहे हैं। तो जो मुस्लिम वोटर है वहां एक तरफा बीजेपी को हराने के लिए बात शुरू करता है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण जब शुरुआती दिन थे 2009 से 2014 में, उस वक्त जरूर उन्होंने 7 सीटें जीती थी, लेकिन फिर विधानसभा से वो खत्म होते चले गए। मैंने बताया था मस्जिदों पर लाउड स्पीकर, बांग्लादेशी घुसपैठी और हनुमान चालीसा पर उन्होंने बहुत आक्रामक रुख अपनाया था। मुंबई, ठाणे, नासिक के कुछ शहरी इलाकों में उनका खासतौर से मराठी युवा वोटर्स पर एक बड़ा प्रभाव अभी भी लोग मान रहे हैं। तो उसी के हिसाब से एक प्रखर वक्ता जो भीड़ खींचने में सक्षम है, एक ऐसे को जिसको भीड़ वो अगर वोटों में तब्दील कर पाते हैं उद्धव ठाकरे, तो ये उनको कहा जा सकता है। भाजपा के लिए वोट कटर का काम करते थे अभी तक, तो ये कहा जाता था। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है भाजपा के लिए, ऐसा उनके लोगों को लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा अब जिस तरह आगे बढ़ चुकी, देवेंद्र फडणवीस उनके पास एक इस तरह के नेता है जिन पर अभी आगे आने वाले समय में देश की राजनीति के उन चेहरों में से होंगे जिन पर निगाह है। तो मुझे लगता है कि ये जो है दोनों भाइयों का मेल मिलाप सिर्फ कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए हो सकता है थोड़ी सी परेशानियां खड़ा करे, लेकिन बीजेपी को कोई बहुत बड़ा कांटा बन सकेंगे या बीजेपी को कोई बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि हम लोग इस पर इसको देखेंगे आने वाले समय में, कुछ और बातें होंगी। एक और बात जिस पर मैं चीन की वो कह रहा था कि चीन ने एक बड़ा खेल शुरू किया चीन ने, और उसका बहुत बड़ा
फायदा मुझे लगता है कि चीन को मिल रहा है। चीन ने जो दुर्लभ मेटल्स हैं यानी रेयर अर्थ मेटल है उसमें चीन की 70% उस पर है और रेयर मैग्नेट में तो वो 90% अब सप्लाई करता है। चूंकि चीन व्यापार युद्ध में इस वक्त अमेरिका के साथ पूरी ताकत के साथ टकरा रहा है। अगर उसमें हम लोग देखें कि आखिर उसका नुकसान क्या हो सकता है, चीन अपनी ताकत को अब तौल रहा है। अगर आप देखेंगे कि भारत पाक युद्ध में भी उसने प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर चीन ही पाकिस्तान की आड़ में भारत के साथ लड़ रहा था। अमेरिका के साथ उसने पूरे जब उसने अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए या ड्यूटी लगाई तो उसने उसके मुकाबले जाकर वो ड्यूटी लगाई। इसके साथ साथ अगर आप बाकी तमाम यूरोप में और या तमाम दूसरे देशों में देख रहे हैं तो चीन अब अपने पर तोल रहा है। वो ये मान चुका है कि अब उसको अमेरिका के साथ सीधा लगना है, तो वो अब अपनी उन व्यापारिक तमाम गतिविधियों के सहारे अपनी ताकत को देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसके दुनिया, और वो दुनिया को भी दिखाना चाह रहा है। रेयर अर्थ मेटल ऐसा ही है, चीन पर पूरी दुनिया निर्भर है, लिहाजा अब चीन ने उसका जैसे ही निर्यात रोका तो जापान से लेकर भारत तक इसके असर दिखाई देने शुरू हो गए। क्योंकि इन दो देशों का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जापान में इसका बहुत ज़बरदस्त असर दिख रहा है। वहाँ जापान की ऑटो कंपनी सुजुकी मोटर को स्विफ्ट मॉडल का प्रोडक्शन रोकना पड़ा। निकी जो एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 26 मई से कंपनी इस मॉडल का प्रोडक्शन नहीं कर रही है और ये रोक 6 जून तक जारी रहेगी। चूंकि चीन से जरूरी पार्ट्स की सप्लाई में देरी के चलते ये रोक लगाई गई है। चीन ने अप्रैल में चूंकि जो लाइसेंस जारी करने की जो रेयर अर्थ मेटल था उसकी प्रक्रिया को धीमा किया है और 2023 में जो पूरा वर्ल्ड का उत्पादन था चीन ने 70% रेयर अर्थ मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग में 90%, यानी रेयर अर्थ मेटल में 70% और रेयर अर्थ मैग्नेट में 90% हिस्सेदारी थी। इस बात से पूरी दुनिया में सुजुकी मोटर के इस फैसले के बाद से पूरी दुनिया को अचानक ये, हालांकि वो महसूस कर रहे थे लेकिन इतने ओपनली कहीं दिख नहीं रहा था कि क्या पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री जो है चीन पर निर्भर है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। सरकार ने आपूर्ति जो एक ये बहाल करने के लिए चीन को एक उच्च स्तरीय मंडल भेज रहा है। सियाम और एक्समा के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे इसमें। चीन की पाबंदी के साथ अब जापान अब अमेरिका के साथ रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई चेन बनाने का प्रस्ताव बना रहा है। रेयर अर्थ मेटल की कमी सिर्फ जापान या भारत में नहीं है। अमेरिका की फोर्ड कंपनी में मई के अंत में शिकागो स्थित एसयूवी जो उनकी एसयूवी असेंबली लाइन है उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यूरोप में भी कई ऑटो पार्ट सप्लायर ने उत्पादन रोकना शुरू कर दिया है। मर्सिडीज बेंज ने कहा कि कंपनी सप्लायर के साथ संपर्क में है और जरूरी पार्ट्स का स्टॉक जमा करने का विचार कर रहे हैं। BMW ने भी माना कि उसकी सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है और वो जो इमरजेंसी के जो सप्लाई लाइन्स हैं उन सब पर वो कोशिश कर रही है कि उनके साथ वो कंट्रोल कर सके। हालांकि भारत ने अब ये तय किया है, ये फैसला भारत का है कि वो चुंबक के जो ये रेयर जो मैग्नेट्स है इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा और सरकार इसके लिए प्रोत्साहन जो PLI जो बेस स्कीम है भारत की जो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है उसमें इसको शामिल कर रही है। अब चीनी दबदबे को मिटाने के लिए भारत, चूंकि भारत में रेयर अर्थ मेटल जो है दुनिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा खजाना है और यहाँ 69 लाख टन के साथ ही है, लेकिन इसके उत्पादन में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। सिर्फ भारत की एक सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ही दुर्लभ इनका जो मेटल्स हैं इनका खनन करती है। इसका उत्पादन भी परमाणु और रक्षा इकाइयों को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। तो भारत को ये पहली बार लग रहा है और इसीलिए केंद्र ने तय किया है कि अब निजी कंपनियों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इनकी खनन और प्रोसेसिंग के काम में लगाने के लिए इन कंपनियों को हर तरह की मदद करने तैयार है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि इनको मदद कर सके और इसके लिए जरूरी मशीनों को जो विदेशों से आएंगी उनकी ड्यूटी फ्री कर रही है और प्रोडक्शन पर इंसेंटिव देने की योजना बना रही है। पूरी दुनिया में इस समय इंडस्ट्री में हाहाकार है, भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग रोकने की नौबत आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये चीन का एक पहला खेल है। चीन इस बार
बारे में, चाहे हम दुनिया की अपने आप को फार्मेसी कहें, पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी भारत कहता है, या फिर हम लोग वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इनका जो रॉ मटेरियल है उनमें ज़्यादातर में चीन की हिस्सेदारी बढ़ी। हालांकि उसमें से कुछ का रॉ मटेरियल भारत पहले बनाता रहा, लेकिन सस्ता होने के नाते और चीन से ये बेहद लाभदायक व्यापार होने के नाते भारत की कंपनियों ने धीरे धीरे उसको बनाना बंद किया और फिर धीरे धीरे चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। तो लिहाजा मुझे लगता है कि चीन धीरे धीरे इस पूरे वर्ल्ड में जिस तरह का मैश हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का वार रुकवाने में जिस तरह से नाकामी अमेरिका को मिली है, ईरान को कंट्रोल करने में नाकाम रहने के बाद मुझे लगता है कि ये दुनिया और मैशी दिख रही है। उसमें चीन जो है अपने लिए एक रास्ता तलाश कर रहा है और धीरे धीरे दुनिया, मुझे लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप धीरे धीरे अपने संकट में जिस तरह गिरेंगे, चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करेगा और 2027 में ताइवान की तरफ बढ़ने का जो उनका एक सपना है, या पूरी दुनिया के लोग जो स्ट्रेटजिशियन है ये मानते हैं कि चाइना 2027 में ताइवान पर कब्जा करने का प्रयास करेगा। उससे पहले दुनिया को चीन अपनी धमक दिखलाना चाहता है, क्योंकि मुझे एक इतिहास का कथन याद है कि नेपोलियन ने कभी चीन के बारे में कहा था कि इस पीले दैत्य को सोने दो, ये जब भी जागेगा दुनिया इसके पैरों की धमक से कांपेगी। मुझे लगता है 1915 में ये जब कहा गया वाक्य है, शायद 2025-30 में पूरा होता हुआ दिख रहा है। भारत को बहुत तैयारियां करनी होगी चीन के इस कदम से और चीन की बाकी रणनीति से निपटने के लिए। ये हो सकता है भारत सरकार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र ने बॉर्डर पर जिस तरह का मैनेजमेंट, रोड्स और ये सब चीज़ें की हैं, वो आने वाले कल की तैयारी तो ज़रूर दिखती है, लेकिन अभी सफ़र बहुत लंबा है और मेहनत की बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। मैं लाइव नहीं कर पाया और आपके सवाल नहीं ले पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि टेक्निकल जो कमी है वो मैं पूरी नहीं कर पाया। तो जल्द ही वो पूरी करने के बाद हम फिर लाइव में होंगे और कोशिश करेंगे कि सवाल जवाब करें। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने इससे पहले भी एक बहुत बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया था, महज 15-16 मिनट का। वो संभल और ममता बनर्जी, इन दोनों के बीच का एक अंतर दिखाता है, किस तरह योगी आदित्यनाथ एक भीड़ को उसके अपराधियों को सजा दिलाने में काम करते हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी कोशिश करती हैं कि वो साजिश का पर्दा कभी न फाश हो जिसको रचा है तृणमूल के नेताओं ने। तो उसको भी देखिए, उसको भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अब के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।